सोता साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम बातचीत करें नाजरीन जो खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अबाउट प्रोविंशियल इलेक्शंस केपी और पंजाब के। पंचोता साहब, सबसे पहले तुम्हारे नाजरीन को आप फरमाइए कि ये जो नोटिस लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हायर कोर्ट जो उन्होंने कहा था जी खुद नोटिस लें, उसी की कॉन्टीन्यूटी है, और आप इसकी बेंच फॉर्मेशन को कैसे देख रहे हैं? कल इसकी 2 बजे समाअत मुकर्रर की गई है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये सुओ मोटो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो गुलाम डोगर साहब की पोस्टिंग ट्रांसफर से रिलेटेड केस था, उसके दौरान ये बात सामने आई थी। उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मुज़ाहिर नकवी साहब और एक गालिबन जज साहब और हैं, जिनके बेंच मुश्तमिल जो है 2 मेंबर, इन्होंने ये फील किया कि ये इशू जो है दैट शुड बी डिसाइडेड इन 90 डेज। इलेक्शन की डेट 90 डेज में होनी चाहिए। लिहाजा इन्होंने रिकमेंड किया, चीफ जस्टिस को रेफर किया कि हम समझते हैं कि इस पे सो मोटो बनता है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 1843 के तहत, जिसके 2 बुनियादी जुज हैं, एक ये है कि इट शुड बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड देयर शुड बी अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। हमारी अदालती नज़ायर मौजूद हैं जिसमें इसको वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया अगर आपके इलेक्शंस या राइट टू रिप्रेजेंटेशन डिले हो, और एट द सेम टाइम मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो ये है ही है, बिकॉज पंजाब की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की आवाम ने अपनी जो इलेक्शन है उनको करना है। इसकी बुनियाद पर फिर इस ऑर्डर को इशू किया गया, और जब इस ऑर्डर को इशू किया गया तो उसके अंदर तमाम उसकी रीजनिंग लिखी गई। फिर बेंच का क्याम के बारे में 9 मेंबर बेंच बनाया गया। अब जहां तक बेंच है इसके बारे में मैं बताता चलूं कि बेंच बहुत डाइवर्स है। इसमें जजेस फ्रॉम ऑल स्कूल ऑफ थॉट, एंड व्हेन आई से स्कूल ऑफ थॉट इट मींस कि उनकी जूरिस्प्रूडेंशियल जो ओपिनियन है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो बड़ी डाइवर्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं, अतर मनीला साहब मौजूद हैं, या अफरीदी साहब मौजूद हैं। बल्कि वेरी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये तीनों लॉ फर्म में भी पार्टनर्स थे, फिर तीनों चीफ जस्टिस थे सेपरेट प्रोविंसेस के, और अब माशाल्लाह इन द सुप्रीम कोर्ट बेंच दे आर आल्सो गालबन टुगेदर काजी एंड वन ऑफ फाइज द साहब टॉप। का नाम नहीं है, जो जितना मैंने पढ़ा 9 रुकनी बेंचेस जी, में। बट वो मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, जी, हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं बनता कि कौन है और कौन नहीं है, बट जो है जस्ट फॉर द उनके ऊपर सेक हम ऑफ सही मैं कमेंट कह कर रहा सकते हूँ, हैं। ज़ाहिर है जी जी, हमारा मैं उस प्रोग्राम पर नहीं आ है। रहा हूँ, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के वो बेंच का क्याम करें। चीफ जस्टिस ये काम 2 मेंबर बेंच के साथ भी कर सकते थे, 3 मेंबर के साथ भी कर सकते थे, जो कि साबका अदवार में साकिब नसार साहब और बाकी लोगों ने किया। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल किया और 9 मेंबर बेंच बिठाया कि कल को कोई ये एतराज ना कर सके कि कोई, जिस तरह बेंच फिक्सिंग की बात की जाती है बाय पीडीएम, फिर ये कहा जाता है कि एक सर्टेन बेंच है जिसको बार बार केसेस दिए जाते हैं, तो यहाँ पर एक डाइवर्स है। जहां तक एजाज साहब और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब का ताल्लुक है, दे आर बोथ पार्ट ऑफ द बेंच बिकॉज दे वर द वंस जिन्होंने इसको रेफर किया था। सो दे, इट वाज इम्पॉसिबल टू रूल देम आउट ऑफ द बेंच बिकॉज ये तो उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने ही कहा था कि ये चीज हम फील करते हैं। दे वर ऑल्सो, दे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द बेंच, और वो थे। अब अगर ये कहना कुछ हल्कों से कि जी फुल कोर्ट बैठे, ये बैठे, तो पाकिस्तान के हर बुनियादी इशू पर, स्पेशली एज इशू एज बेसिक एज दिस, जिसमें आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, इसके लिए तो 9 मेंबर बेंच को बिठा के जो डिसीजन है, मैं समझता हूं जिन्होंने इसको वायलेट किया उनको कॉस्ट डालनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान का अच्छा, टाइम थोड़ा सा वेस्ट किया बनसोता है। साहब, मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन को ना आप बिल्कुल आसान करके अगर बता सकें, ये तो अभी तक जो आपने बताया कि ये सारा मामला खुद नोटिस तक पहुंचा कैसे। अब मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि जो ये सारा डिले आ रहा है, आई मीन अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है, पीडीएम क्या कहती है, हुकूमत क्या कहती है, व्हाट डज लॉ से, और आपके ख्याल से कौन सी एक जगह है जहाँ पे इस वक्त आके मामला फंसा हुआ है, रुका हुआ है? देखिए जी, लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसको गवर्न करती है, बड़ी क्लियर है। आर्टिकल 105 के तहत 1 में केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, एंड देन गवर्नर विल अनाउंस द डेट नॉट व्हिच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज। बड़ी क्लियरली लिखी है। अब गवर्नर साहब ने एक मंतक इस्तेमाल की कि चूंकि असेंबलीज को मैंने डिसॉल्व नहीं किया तो लिहाजा डेट भी मैंने नहीं देनी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा असेंबलीज तो मैंने डिसॉल्व नहीं की, लेकिन जो 1 में केयर टेकर वाला काम है वो मुझे बड़ा पसंद है, वो मैं खुद करूंगा। सो दिस वाज an absurd interpretation of the constitution from day one by the governor, in spite of the fact that constitution speaks volumes about what is to be done in such a situation. उसके बाद आर्टिकल 220 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 218 बात करता है इलेक्शन कमीशन के रोल की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने, और फिर 220 कहता है कि इन इलेक्शंस के इनेकाद में तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके साथ हेल्प करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे पुलिस कोई नहीं देता। तो मुझे उनसे सवाल फिर ये पूछना है कि वो पुलिस उनको बाय इलेक्शंस में कैसे मिल जाती है, वहां फंड्स उनके पास कैसे आ जाते हैं। फिर ये बात चलते 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 गई अदालत में। जस्टिस जवाद हसन ने बड़ा तफसीली फैसला लिखा जिसमें उन्होंने ये एंड में रेशो ये दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है, चूंकि आइन में ये चीज अनक्लियर है कि किसने इलेक्शंस का इनेकाद करना है, इन द सेंस होल्ड करनी है, डेट देनी है,
लिहाजा हम ये होल्ड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि इलेक्शंस कंडक्ट कराने होते हैं तो देयरफॉर वही डेट देंगे। उनको कहा गया, उन्होंने आगे से डिले डिले काम शुरू कर दिया, उन्होंने एक तशरीह के लिए दरखास्त दे दी और वो दरखास्त के साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, वहां पर 2 मेंबर बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी। जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो बड़ा एक, मैं समझता हूँ, डूबियस रोल है, मैं उस रोल से एग्री नहीं करता। वो इसलिए एग्री नहीं करता बिकॉज उसको 4 जगह पे कहते हैं हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और एक जगह पे जब सदर ने खत लिखा, फिर सदर ने जो अपनी पावर एक्सरसाइज की सेक्शन 57 के तहत, वो पावर भी उसको कानून देता है, आइन अच्छा, ऑफ इस कोर्स पावर के बारे में थोड़ा अगर आप नहीं बता सकें कि उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने कंसल्टेशन के लिए एज पर लॉ लेटर लिखा कि इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आए मेरे साथ बैठे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने उसको फॉर्मली डिनाई कर दिया। तो क्या आइन में ये प्रोविजन मौजूद है कि जिस तरह कोई पार्टी नहीं आती तो उसके अगेंस्ट फैसला हो जाता है, तो क्या अगर वो नहीं आए तो सदर कैन अनाउंस द डेट जिस तरह उन्होंने अनाउंस कर दी, या ऐसा नहीं हो सकता, कंसल्टेशन मस्ट है? देखिए जी, जहां तक तो 57 का ताल्लुक है, पहले उसका बुनियादी जो जुज हैं उसके वो भी समझ लें। 57 के अंदर जो है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, जनरल इलेक्शंस की। अब जनरल इलेक्शंस के ऊपर भी इस वक्त एक खिलाफ है कि क्या ये नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं कि प्रोविंशियल असेंबली को भी जनरल असेंबली के कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो सुओ मोटो का ऑर्डर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्शंस का वर्ड इस्तेमाल है, तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने डेवलप हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं कि प्रेसिडेंट ने ये पावर एक्सरसाइज की तो क्या ये आइन की उनकी पावर के मुतसादिम तो नहीं है, बिकॉज आइन में भी आर्टिकल जो आई थिंक 47-48 ये बात करता है कि जब वो बेसिकली जनरल असेंबली के इलेक्शंस कॉल करेंगे तो उसका तरीकेकार क्या लिखेगा। तो वो पीडीएम का व्यू ये है कि ये उसके मुतसादिम है और ये आईनी ताकत के खिलाफ है, लेकिन एक कानून के अंदर प्रोविजन मौजूद है जिसको उन्होंने एक्सरसाइज किया। कंसल्टेशन पर आते हैं, कंसल्टेशन के बारे में हमारी अदालती नज़ायर मौजूद है ऑन डिफरेंट एरियाज, जैसे कि आपकी जो प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन होती है विद प्राइम मिनिस्टर, उसका मकसद होता है आपने एक दूसरे को कंसल्ट करना है, और यहाँ पर तो उन्होंने लेटर लिख दिया और उन्होंने आगे लेटर में जवाब दे दिया। अब उस कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसी पर कंसल्टेशन देनी है कि जी मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, इलेक्शन डेट क्या है। दे एक्सप्रेस देयर व्यू, द कंसल्टेशन इन माय हम्बल व्यू इज डन एज पर द सेक्शन 57 जो कि उसके अंदर लिखी हुई है, और उसके बाद सदर ने अपनी डेट अनाउंस कर दी। ये भी चीज कल क्लियर हो जाएगी सो मोटो में, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त।